ओडिशार भाई भौणी मानकु मोर नमस्कार। महाप्रभु जगन्नाथंकर पवित्र रथ यात्रा समय रे मु आशीर्वाद नेबा को आसी थिली। सारा देश मु बोलू छी भारत को शेष करिबा पाई एवं ओडिशा को अगवा राज्य रे परिणित करवा पाई आसतु आमे समस्ते मिशी महाप्रभु जगन्नाथांकर आशीर्वाद नेबा। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मैं उड़िया में बोलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए नहीं कि आपके मुख्यमंत्री को नीचा दिखाना चाहता था। भारत की सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। गलतियां हो तो भी दो शब्द भी बोल करके उनके दिल तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं उड़िया बोलने की कोशिश कर रहा था। मुझे उड़िया भाषा बड़ी प्यारी लगती है। भाइयों बहनों, कुछ लोग सभा करते हैं तो उनको लोगों को लाने की परेशानी होती है। भाजपा वाले सभा करते हैं तो लोगों को समाना कहां, ये उनकी समस्या होती है। भाइयों बहनों, आज उड़ीसा के समंदर को भी आज भुवनेश्वर की तरफ नजर करने का मन करता होगा कि ये समुंदर तो वहां है, ये दूसरा केसरिया समंदर कहां से आ गया। पूरा केसरिया समंदर नजर आ रहा है भाइयों। और मैं वहां दूर दूर इमारतों पर देख रहा हूं, इतनी भारी संख्या में लोग दूर दूर इमारतों पर भी खड़े हैं। भाइयों बहनों, जो लोग उड़ीसा में आकर के यहां के लोगों को चोर कह करके चले जाते हैं, जो लोग दिल्ली में घी पीटे लोगों को इकट्ठा करके तीसरे मोर्चे की वकालत करते रहते हैं, मैं उन नेताओं से कहता हूं, जरा हेलीकॉप्टर लेकर के यहां एक चक्कर काट के जाओ, पता चलेगा उड़ीसा ने करवट बदल दी है। उड़ीसा ने हवा का रुख बदल दिया है। भाइयों बहनों, गुजरात में मुझे भी सरकार चलाते चलाते अब 14 साल हो गए हैं और यहां आपके मुख्यमंत्री को भी
सरकार चलाते चलाते 14 साल हो गए हैं। भाइयों बहनों, हमने 14 साल में गुजरात में वो कमाल कर दी कि उड़ीसा के लोग रोजी रोटी कमाने गुजरात आते हैं, और आपने 14 साल में उड़ीसा को इतना बर्बाद कर दिया कि लोग उड़ीसा छोड़ छोड़ करके पलायन हो रहे हैं। भाइयों बहनों, सारे हिंदुस्तान में हम गर्व करते हैं कि हमारा देश सबसे युवा देश है। 35 से कम आयु के नौजवान 65% संख्या में है। हमारा देश युवा है। लेकिन भाइयों बहनों, ये बात उड़ीसा के लिए सच लगती है क्या? क्या उड़ीसा नौजवान है क्या? नहीं है। उसका कारण है कि यहां 18-20 साल की उम्र होते ही नौजवान अपना गांव, अपना जिला, अपना राज्य छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए हिंदुस्तान के दूसरे छोर पे चला जाता है। बूढ़े बूढ़े लोग यहां रह जाते हैं, नौजवान पलायन कर जाता है। भाइयों बहनों, कौन बेटा अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके, अपना प्रदेश छोड़ करके, अपने खेत खलिहान छोड़ करके, अपने यार दोस्तों को छोड़ करके, क्या कोई नौजवान जाना चाहता है? जरा बोलो तो, जाना चाहता है? हर नौजवान अपने मां बाप की सेवा करना चाहता है कि नहीं चाहता है? अपने गांव में रहना चाहता है कि नहीं चाहता है? अपने खेत खलिहान को संभालना चाहता है कि नहीं चाहता है? लेकिन आज उड़ीसा की दुर्दशा देख करके उसे, नौजवान को अपने बूढ़े माप छोड़ करके उड़ीसा से विदाई लेनी पड़ती है। भाइयों बहनों, हमें ऐसा उड़ीसा बनाना है जो गए हैं वो भी लौट करके वापिस आ जाएं, उन्हें यहां रोजी रोटी मिले, उन्हें काम का अवसर मिले। भाइयों बहनों, उड़ीसा साड़ी के उद्योग में, सिल्क के उद्योग में, सारे हिंदुस्तान में उड़ीसा से बढ़िया कारीगर, कामगार कहीं मिल सकता है क्या? ये कला उड़ीसा के हर व्यक्ति को माहिर है कि नहीं है? हर उड़ीसा का नागरिक इस कला को जानता है कि नहीं जानता है? लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सिल्क की साड़ी बनाने के लिए उड़ीसा का कारीगर सूरत में जान करके मजदूरी कर रहा है, लेकिन उड़ीसा में वो अपना कारोबार नहीं कर पा रहा है। ये हालत किसने पैदा की? भाइयों बहनों, आप मुझे जवाब देंगे? पूरी ताकत से जवाब देंगे? मुट्ठी बंद करके, हाथ ऊपर करके जवाब देंगे? सबके सब देंगे? वो जो दूर दूर जो मुझे दिखते भी नहीं है वो भी देंगे क्या? क्या आप मानते हैं उड़ीसा गरीब है? आप मानते हैं उड़ीसा को गरीब बनाया गया है? आप मानते हैं उड़ीसा का नौजवान बेरोजगार है? आप मानते हो उड़ीसा शिक्षा में पीछे है?
आप मानते हो उड़ीसा में पीने के पानी का संकट है। आप मानते हो उड़ीसा में नौजवान को बाहर जाना पड़ता है। आप मानते हो उड़ीसा में मां बहन सलामत नहीं है। भाइयों बहनों, इस हाल को देख करके सबसे ज्यादा दुख किसको होता होगा? सबसे ज्यादा दुख किसको होता होगा? भाइयों बहनों, उड़ीसा के हाल देख करके, उड़ीसा की ये बर्बादी देख करके अगर सबसे ज्यादा आज कोई दुखी होगा तो बीजू बाबू दुखी होंगे। जहां बैठे होंगे बीजू बाबू को दुख होता होगा। ये निर्णय करने से पहले हमें जरा हिसाब किताब करना चाहिए। आप जरा हिंदुस्तान की तरफ नजर करो मेरे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की तरफ नजर करो। आप देखिए, अपनी भारत माता की तरफ जरा नजर करो। हमारी भारत माता का जो पश्चिमी इलाका है और हमारी भारत माता का जो पूर्वी इलाका है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि पश्चिमी इलाके में प्रगति हुई है? जरा बोलो तो, क्या पश्चिमी इलाके में प्रगति हुई है कि नहीं हुई है? हिंदुस्तान का पूरा पूर्वी इलाका पीछे रह गया कि नहीं रह गया? हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका गरीब है कि नहीं है? हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में ज्यादा बेरोजगारी है कि नहीं है? कारण क्या मालूम है? कारण समझने जैसा है। हिंदुस्तान के पश्चिमी इलाके में ज्यादातर भाजपा की सरकारें हैं। सीधी सीधी समझ है। राजस्थान की प्रगति हो रही है, भाजपा सरकार है। मध्य प्रदेश की प्रगति हो रही है, भाजपा सरकार है। छत्तीसगढ़ की प्रगति हो रही है, भाजपा सरकार है। गोवा की प्रगति हो रही है, भाजपा सरकार है। गुजरात की प्रगति हो रही है, भाजपा सरकार है। और इस तरफ नजर करो, सारे थर्ड फ्रंट वाले बैठे हैं। जो थर्ड फ्रंट की दुकान खोल लेते हैं वही लोग बैठे हैं। सारी बर्बादी किसके की है? आप उत्तर प्रदेश देखिए, कभी सपा कभी बसपा। ये आपका उड़ीसा देखिए, ये बंगाल में लेफ्टिस्टों ने क्या बर्बादी की देख लीजिए। आंध्र का क्या हाल करके रखा है। भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तान को पश्चिम की तरह पूरब को भी विकसित करके बराबरी से लाना है तो ये थर्ड फ्रंट की वकालत करने वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। और ये थर्ड फ्रंट वाले है कौन? ये थर्ड फ्रंट वाले है कौन? 11 दल इकट्ठे होते हैं थर्ड फ्रंट वाले। दिल्ली में जाकर के हाथ बांध करके फोटो निकालते हैं। अपने प्रदेश में तो मुंह दिखाने की ताकत नहीं होती है। इन 11 में से 9 दल ऐसे हैं जो लगातार कांग्रेस का समर्थन करते रहते हैं और जब चुनाव आता है तो थर्ड फ्रंट का नकाब पहन लेते हैं। ये इनका कारनामा रहता है। भाइयों बहनों, जो कांग्रेस की मदद करते हैं ऐसे दलों को जिता सकते हैं। थर्ड फ्रंट के नाम पर देश के मतदाताओं को गुमराह करते हैं, उनको जिता सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये थर्ड फ्रंट के नाम पर हर चुनाव में ये जो मैदान में आने वाली जमात है,
उस जमात को पहचान लो। ये थर्ड फ्रंट, उसका एक ही काम है, कांग्रेस बचाओ। कांग्रेस पे संकट आए तो थर्ड फ्रंट आ जाता है उनको मदद करने के लिए। जब तक हम एक कांग्रेस को मदद करने वाले, थर्ड फ्रंट के नाम पर मैदान में आने वाले इन सब लोगों को पहचानेंगे नहीं, हम हिंदुस्तान की राजनीति का शुद्धिकरण नहीं कर पाएंगे। भाइयों बहनों, 2014 का चुनाव सिर्फ किसकी सरकार बने, किसकी सरकार न बने, इस सीमित उद्देश्य के लिए नहीं है। 2014 के चुनाव में कौन सांसद बने, कौन सांसद न बने, इसके सीमित हेतु वाला चुनाव नहीं है। 2014 का चुनाव राजनीतिक शुद्धिकरण का चुनाव है। भाइयों बहनों, राजनीतिक शुद्धिकरण का चुनाव है। देश की जनता पहचाने, देश की जनता भली भांति जाने। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश को क्या दिया? 60 साल हो गए, ज्यादातर एक ही परिवार ने राज किया है। आप मुझे बताइए भाइयों, इस चुनाव में महंगाई ये मुद्दा है या नहीं है? जरा बोलो तो, सब बोलो तो। महंगाई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? केंद्र की कुशासन की नीतियां जिम्मेवार है कि नहीं है? ये मुद्दा है कि नहीं है? ये दिल्ली से जो नेता आते हैं, कोई भी उनका बड़ा नेता आए, सरकार का कोई भी बड़ा मुखिया आए, क्या ये कभी भी महंगाई के ऊपर एक शब्द बोलते हैं क्या? महंगाई का जवाब देते हैं क्या? महंगाई के कारण गरीब भूखा मर रहा है, उसके लिए आंसू बहाते हैं क्या? उनको जरा भी पीड़ा है क्या? भाइयों बहनों, ये दिल्ली से इतने बड़े बड़े तोपें यहां आ जाती हैं, बड़ा बड़ा बम्बार्डिंग करके जाती हैं, ये क्या भ्रष्टाचार पर बोलती है क्या? भ्रष्टाचार की बात निकले तो उनके मुंह पे ताले क्यों लग जाते हैं भैया? अगर यही उनका कारनामा रहा तो देश का भला होगा क्या? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के नौजवान को रोजगार मिले, गरीब को रहने के लिए घर मिले, पहनने के लिए कपड़े मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, बूढ़े मां बाप को दवाई मिले, मां बहनों को सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, नौजवान को रोजगार का अवसर मिले। क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान इतना नहीं मांग सकता क्या? इतना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन भाइयों बहनों, ये दिल्ली की सरकार को सिर्फ सत्ता हथियाने में इंटरेस्ट है, उसको देश का भला करने में इंटरेस्ट नहीं है, न ही उनको इसकी चिंता है। भाइयों बहनों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो हमारी पार्टी के चिंतक रहे, मार्गदर्शक रहे, देश के बहुत बड़े चिंतक के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना स्थान बनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें एक ही मंत्र सिखाया, अंत्योदय का। गरीब में गरीब की भलाई करो, जो आखिरी छोर पे बैठा है उसके कल्याण के मंत्र को लेकर के चलो। ये सबक हमें
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सिखाया है। आज उनकी पुण्यतिथि पर उड़ीसा के भाइयों बहनों को मिलने आया हूं, तब मैं आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत बनाने का संकल्प आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और इस देश के गरीबों का कल्याण, इस देश के गरीबों की भलाई, ये हमारी प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, जब कल मुझे खबर मिली कि हमारे संबलपुर में एक हादसा हो गया, कई लोग मारे गए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। कई लोग मारे गए। भाइयों बहनों, कल के हादसे में जिन्होंने अपने प्राण खोए हैं, मैं उन सबको आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। भाइयों बहनों, मैं 2 राज्यों की आज आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं। इससे आपको पता चले कि देश चलाने के तरीके क्या होते हैं। एक, मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं, दूसरी मैं छत्तीसगढ़ की चर्चा करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ तो आपके पड़ोस में है, वहां सबसे ज्यादा हमारे जनजाति के लोग रहते हैं, माओवाद वहां भी है, लेकिन भाइयों बहनों, 10 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ उड़ीसा की स्थितियों में ज्यादा फर्क नहीं था। जो मुसीबतें उड़ीसा को थी, वो ही मुसीबतें छत्तीसगढ़ को थी। लेकिन भाजपा विकास की राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मंत्र को लेकर के, गरीबों की भलाई के लेकर के काम करती है, और उसके कारण आज छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के अच्छे राज्यों में उसने अपनी जगह बना ली, लेकिन उड़ीसा एक तसु भर भी आगे नहीं बढ़ता है। मुसीबतें छत्तीसगढ़ में भी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ बदल सकता है तो उड़ीसा क्यों नहीं बदल सकता? इसका कारण आपको सही नेतृत्व नहीं मिला है। भाइयों बहनों, देश को सही नेतृत्व की जरूरत है, उड़ीसा को सही नेतृत्व की जरूरत है। एक जमाना था जब छत्तीसगढ़ बाहर से चावल ला करके खाता था। छत्तीसगढ़ के लोगों को पेट भरने के लिए अपना चावल नहीं था। भारत सरकार उन पर मेहरबानी करे, चावल दे, तो छत्तीसगढ़ का आदिवासी मेरा उसका पेट भरता था। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के किसानों का इतना भला हुआ कि आज छत्तीसगढ़ सिर्फ अपना ही पेट भरता ऐसा नहीं, आसपास के 3-4 राज्यों को भी खाने के लिए चावल देने की ताकत पैदा कर ली है। वहां का किसान सुखी हुआ है, देश का नागरिक सुखी हुआ है। ये काम छत्तीसगढ़ ने किया है। भाइयों बहनों, अगर छत्तीसगढ़ में हो सकता है, उड़ीसा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा बोलो तो। होना चाहिए, होना चाहिए। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी कर सकती है,
भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल कर सकता है। भाइयों बहनों, ये मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि मध्य प्रदेश की हालत कभी ठीक नहीं हो सकती है। मध्य प्रदेश दिल्ली की कृपा पर ही जिएगा। दिल्ली दबाएगा वैसा दबेगा, दिल्ली झुकाएगा वैसे झुकेगा। और दिल्ली में बैठे हुए लोगों का भी इरादा यही रहता था कि मध्य प्रदेश प्रगति न करे। भाइयों बहनों, आज मध्य प्रदेश को कोई बीमारू राज्य कहने की हिम्मत नहीं करता है। आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों की बराबरी करने के लिए तैयार होकर के खड़ा है। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयां पार कर ली। यहां जो आकर के उपदेश देते हैं, भाजपा को गाली देते हैं कांग्रेस के नेता, उनके देश के शासन में कृषि विकास दर 2%, 2.5%, 3% से आगे नहीं बढ़ता है। शिवराज सिंह जी ने कृषि विकास दर 15% से भी आगे बढ़ा दिया, 15% से भी आगे बढ़ा दिया। ये ताकत होती है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर काम करने वाली सरकार हो, लोगों को भला करने का इरादा हो और मेहनत करने का जज्बा हो, तो दुनिया बदली जा सकती है। भाइयों, ये भाजपा की सरकारों ने सिद्ध कर दिया है। और मैं हिंदुस्तान के राजनीतिक पंडितों को भी आह्वान करता हूं, मैं उनको निमंत्रण देता हूं, देश के अर्थशास्त्रियों को निमंत्रण देता हूं। आजाद हिंदुस्तान ने अलग अलग सरकारों के मॉडल देखे हैं। आजाद हिंदुस्तान में कांग्रेस का मॉडल लोगों ने देखा है, साम्यवादियों का, कम्युनिस्टों का मॉडल देखा है, पारिवारिक पार्टियों का मॉडल देखा है, प्रादेशिक पक्षों का मॉडल देखा है, भारतीय जनता पार्टी का मॉडल देखा है। आज हिंदुस्तान में सब प्रकार की सरकारें कभी न कभी किसी न किसी राज्य में कारोबार किया है। हर एक के मॉडल मौजूद है। मैं देश के पॉलिटिकल पंडितों को, देश के अर्थशास्त्रियों को निमंत्रण देता हूं कि आप भाजपा शासित सरकारों के मॉडल को तपासिए, कांग्रेस शासित कारोबारों को देखिए, प्रादेशिक पक्षों के कारोबार को देखिए, पारिवारिक पक्षों के कारोबार को देखिए, कम्युनिस्टों के कारोबार को देखिए और इन पांचों प्रकार की सरकारों की तुलना कीजिए। किसने जनता का सबसे ज्यादा भला किया है? मैं दावे से करता हूं, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का मॉडल भारत के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है, विकास के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी होगी, आपके यहां भी जंगल है, यहां जनजाति के लोग हैं, लेकिन उनको कभी अपने यहां जंगल में खुद का झाड़ हो, पेड़ हो, अपने पूर्वजों का बोया हुआ हो, लेकिन उसको कोई पैसे देता है क्या? मेरे गुजरात में मेरे जनजाति का भाई अगर उसका कोई पेड़ है तो मेरे यहां बैंकों को मैंने कहा हुआ है, उसका पेड़ खड़ा रहेगा, खड़े पेड़ पर उसको बैंक का लोन दो,
उस बैंक के लोन से वो ट्रक लाता है, टेम्पो लाता है, ऑटो रिक्शा लाता है और रोजी रोटी कमाने का काम करता है। और राज्यों में क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन भाइयों बहनों, इन्हें जनता की भलाई की चिंता नहीं है। उनको जनता की भलाई के लिए कोई काम करना नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने आग्रह पूर्वक कहने आया हूं, अगर हमें उड़ीसा का भला करना है तो यहां की जनता की भलाई करने वाली सरकार चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ, भाजपा की सरकार भी बन जाए, मोदी प्रधानमंत्री भी बन जाए, लेकिन अगर उड़ीसा से कोई भाजपा का एमपी अगर वहां नहीं पहुंचेगा तो मैं काम कैसे करूंगा? आपका भला मुझे करना होगा तो भी कैसे करूंगा? मुझे बताइए, उड़ीसा से दिल्ली तक आपको पाइपलाइन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? उड़ीसा से दिल्ली तक सीधी पाइपलाइन लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? उड़ीसा से मेरे पास तक पाइपलाइन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो पाइपलाइन का मतलब होता है यहां से आपको 21 कमल भेजने पड़ेंगे, 21 कलम। अगर आप 21 पार्लियामेंट के मेंबर दिल्ली में हमें पहुंचाइए, आपके एक एक इलाके का विकास का इरादा लेकर के मैं आया हूं। लेकिन अगर आप ये तो चाहो कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, लेकिन यहां से एमपी का कह नहीं सकते, तो बात बनेगी क्या? और राज्यों से मिले या न मिले, मुझे उड़ीसा से जरूर चाहिए। मुझे उड़ीसा से जरूर चाहिए, क्योंकि मुझे उड़ीसा का भला करना है भाइयों, मुझे उड़ीसा का भला करना है। भाइयों बहनों, आपके यहां तो लोकसभा के साथ साथ असेंबली के भी चुनाव है। आपके हाथ में तो 2-2 लड्डू है। फैसला कर लो मेरे भाइयों बहनों, एक परिवर्तन का फैसला कर लो। पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़े हो जाइए। मैं आने वाले समय में आपके लिए जीना पसंद करूंगा। भाइयों बहनों, आपने देश की सरकार चलाने के लिए औरों को 60 साल दिए कि नहीं दिए? मुझे बताइए ना। देश की सरकार चलाने के लिए दिल्ली की सरकार को आपने 60 साल दिए कि नहीं दिए? 60 साल दिए हैं ना? मुझे सिर्फ 60 महीने चाहिए, 60 महीने। वे लोग जो 60 साल में नहीं कर पाए हैं, मैं आपको साफ साफ इरादा बताता हूं, मैं 60 महीने में करके दिखाऊंगा। भाइयों बहनों, जो काम उन्होंने 60 साल में नहीं किया है, वो भाजपा 60 महीने में वो काम आपको करके दिखाएगी। उड़ीसा के नौजवान को रोजगार के लिए बाहर जाना न पड़े। भाइयों बहनों, मैं तो हैरान हूं, यहां पर इतनी नदियां हैं, इतना पानी है, इतनी वर्षा है, लेकिन लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। कौन जिम्मेवार? अरे इतना ही नहीं, गंजाम जिले में जो मुख्यमंत्री का जिला है, बरहामपुर, कहते हैं ट्रेन के डिब्बे से पानी पहुंचाना पड़ता है।
ट्रेन में पानी पहुंचाना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, एक समय था गुजरात में, सौराष्ट्र में ट्रेन से पानी पहुंचाना पड़ता था। 9,000 गांव ऐसे थे जहां टैंकरों से पीने का पानी जाता था। हमारे पास नदियां नहीं है, हमारे पास वर्षा भी कम है, और हमारे नसीब में तो इधर रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है। उसके बावजूद भी हमने मध्य प्रदेश के किनारे से नर्मदा का पानी उठाया, पाइपलाइन लगाई और नर्मदा का शुद्ध जल पाकिस्तान की सीमा पर जहां हमारा जवान बैठा है वहां तक पीने का पानी पाइपलाइन से ले गए। 9,000 गांवों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाया, और ये काम 8 साल में करके दिखाया, 8 साल में करके दिखाया। इनको इतने साल हो गए पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं। और भाइयों बहनों, हमने जो पाइपलाइन लगाई है ना, वो पाइप की साइज क्या है आप अंदाज कर सकते हैं? पाइप कितनी बड़ी होगी जो नर्मदा का पानी लेकर के हजारों गांवों तक पानी पहुंचाता होगा? वो पाइपलाइन कितनी बड़ी होगी अंदाज है? भाइयों बहनों, वो पाइपलाइन श्रीमान नवीन बाबू मारुति कार में बैठ करके उस पाइपलाइन में कार चला सकते हैं। इतनी बड़ी पाइपलाइन है। पूरी मारुति कार अंदर ड्राइव कर सकती है। इस साइज की पाइपलाइन डाली है और पानी पहुंचाया है। और यहां गंजाम जिला, आपका जिला भी पानी के बिना तरस रहा है। भाइयों बहनों, मैं सोमनाथ की भूमि से आया हूं और आज जगन्नाथ की भूमि ने मुझ पर इतनी प्रेम वर्षा की है। भाइयों बहनों, ये आपने मुझे जो प्यार दिया है, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं, भाइयों बहनों, मैं ब्याज समेत विकास करके उड़ीसा को ये प्यार लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, प्यार लौटाऊंगा। मैं आपके इस प्यार को भूल नहीं सकता हूं। ये मैदान में नहीं, आप लोगों ने मेरे दिल में जगह बना ली है। चुनाव आएगा तब चुनाव जीतेंगे, लेकिन आज आप लोगों ने मुझे जीत लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।